भारत का जो समाज है वहाँ उस लेवल की सोच आई नहीं है। शाहरुख खान पर विश्वास न करें। और शाहरुख खान पैसा कमाना जानता है, वो बिजनेसमैन है। राजेश खन्ना वो स्टार रहा कि उनके जैसी ख्याति पाने वाला बॉलीवुड इंडस्ट्री में पैदा नहीं है। अगर आप अपने नॉलेज की खुद वैल्यू नहीं कीजिएगा, दुनिया वैल्यू नहीं करेगी। आप लोगों को सिखाते हैं कैसे बुक लिखना है, कैसे बुक पब्लिश करनी है। जब आप में पोटेंशियल है तभी पीआर काम करे। गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। चैट जीपीटी के आने के पहले से मैं जान रहा हूँ गांधी जी एक बहुत अच्छे मार्केटर रहे। देखिए, अच्छा लेखक का कोई पैरामीटर नहीं है। कुछ लोग अमेजोन पे, किंडल पे बुक पब्लिश करके वो हल्ला करते हैं कि मैं एक ऑथर हूँ। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अगर आप चाहते हैं आपकी बुक पंच हो जाए, तो इसका जो खर्च है ना 30 से 40 हज़ार रुपये है। कुछ बुद्धिजीवी लोग मुझे आके सलाह देते हैं कि आप प्रोग्राम 10,000 पे कर लीजिए, 15,000 पे कर लीजिए। हम बोले जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। तो एक बुक को पढ़ने मेरे को 15 से 20 दिन लगते हैं। हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार फिर से एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सर को पहले से मेरे पॉडकास्ट में देख चुके होंगे और हमने कई सारे टॉपिक्स पे बात किए थे उस पॉडकास्ट में। लेकिन आज का जो पॉडकास्ट हमारे सर के साथ है वो काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे पॉडकास्ट करने वाले हैं वो टॉपिक शायद ही कोई ऐसे पॉडकास्ट में सुनने को मिलता होगा जिसके लिए एक यूथ को या एक राइटर को आगे बढ़ने का मौका मिले। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और ऑथर कोच डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव सर, जिससे हम लोग आज पूरी तरीके से जानेंगे कि एक बुक लिखने में क्या समस्याएं होती है, या हम कोई भी बुक को कैसे लिख सकते हैं या कैसे उसे पब्लिश करवा सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए और स्वागत है आपका। धन्यवाद शुभम जी। वेलकम सर। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप एक राइटर हैं, आपकी बुक लिखने की जर्नी में आपकी शुरुआत कैसे हुई? मेरी किताब लिखने की जो यात्रा है वो यात्रा 2020 में शुरू हुई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 2020 में मैंने शुरू की बुक लिखने की यात्रा। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका बीज 2017 में मैंने डाल दिया था, जब मैंने किताबें पढ़ना, उनसे सीखना, उनको समझना, उनको अंडरलाइन करना, उसकी लर्निंग को लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, और जब मुझे रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए तब धीरे धीरे एक कीड़ा मेरे को लगा कि नहीं, मैं लिखूंगा। और लिखने के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़, मेरी रिजेक्शन, मेरे फेलियर, मेरे बिट्रेयल, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है उस बुक को लाने में, पहली बुक को। ओके, तो सर आपने अभी तक कौन कौन सी बुक लिखे हुए हैं? अभी तक मैंने 3 किताबें लिख रखी हैं। मेरी पहली बुक है विजडम ऑफ एक्सीलेंस, सेकंड बुक है यू आर अनस्टॉपेबल, और थर्ड बुक है जीरो टू ऑथर। ओके, तो सर ये बुक क्या क्या मैसेज देना चाहिए? मैं छोटे शब्दों में जानना चाहूँगा कि तीनों बुक क्या क्या मैसेज दे रही हैं। मेरी जो पहली किताब है विजडम ऑफ एक्सीलेंस, इसका ऑब्जेक्टिव है, जब मैं लिख रहा था तो मैंने सोचा कि कोई एक साइंटिफिक मोटिवेशनल बुक लिखूं जो प्रिंसिपल्स की बात करे, स्ट्रेटेजी की बात करे, जो टेम्पलेट्स की बात करे, जिसमें रोड मैप दिया जाए, प्लस मैंने अपने मीनिंगफुल एक्सपीरियंस को भी एड ऑन किया, ताकि कोई भी इंसान अगर फेलियर है, डिजेक्टेड है, डिप्रेस्ड है, ही इज इन अ स्टेट ऑफ डिस्पोंडेंस, तो वो वहां से उठे, उसको एक रोड मैप मिले मेरी बुक से, और वहां से उसकी लाइफ में थोड़ा बहुत ही सही एक चेंजिंग आए और वापस से अपने काम में आगे बढ़ जाए। ओके सर, जब भी कहा जाता है किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ घटनाएं होती है। अगर कोई एक अच्छा शायर बनता है तो उसकी ब्रेकअप स्टोरीज होती है। जी जरूर। आपकी किताब लिखने के पीछे की क्या ऐसी घटना थी जो आपको किताब लिखने के लिए मजबूर किया? जिंदगी घटनाएं तो बहुत हुई हैं, लेकिन जो घटना मुझे लगता है कि जिसने मुझे एकदम भीतर से झकझोर के रख दिया, वो मेरे हिसाब से जो फेलियर मुझे लाइफ में मिलता गया ना, एक के बाद एक। स्टूडेंट लाइफ में जब मैंने फेल करना शुरू किया, 12th में फेल किया, उसके बाद ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम फेल किया, उसके बाद बाय हुक और बाय क्रुक, बाय दिस वे और दैट 12th पास किया। उसके बाद अभी तक पढ़ाई हुई नहीं मेरी पढ़ाई 12th क्वालिफिकेशन मेरी 12th पास ही है। लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ में और भी चीज़ें कभी अच्छी होती थी, कभी ख़राब होती थी, लेकिन जो फेलियर का जो सिलसिला रहा वो लगातार चलता रहा। मैंने अपना एक कोचिंग बिजनेस भी स्टार्ट किया, उसमें भी मैं फेल हो गया।
उसके बाद स्टार्ट में जाता था स्कूल्स में तो लोग बोलते थे कि एक दो जगह मुझे याद है कि रिजेक्शन मिला कि नहीं नहीं आप नहीं पढ़ा सकते हो, आप बहुत बच्चे हो। तो ये सारी चीज़ें होती गई, घटनाएं होती गई, और ये दर्द था कहीं ना कहीं। मैं कुछ कुछ लिखता रहता था, और बचपन से ही, ये मुझे बाद में पता चला, बचपन से ही मेरा जो इंटेलिजेंस था वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस था। डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, अगर आप DMI थ्योरी पढ़ोगे, जिसमें उन्होंने 9 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात की है, तो उसमें एक लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी है, जिसका मतलब आप में रीडिंग और राइटिंग करने की बहुत अच्छी क्षमता है। ओके। तो मेरा वो पोर्शन बचपन में थोड़ा बढ़ गया था, हायर साइड पे है। ये बाद में पता चला मुझे। हाँ, इसको शायद हम लोग नहीं समझ पाते हैं, इसको हम लोग से एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस के बीच कंपैरिजन करते हैं। एप्टीट्यूड जो आपको बाद में पता चला कि हाँ मेरी अंदर ये काबिलियत है, फिर आपने उसको इंटरेस्ट बना के चीज़ें, हाँ फिर उसको किया। तो ये मुझे लगता है कि बाकी मैं अपने ज़िंदगी में जो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ सोसाइटी को, उसका रीज़न बस एक ही है, मेरा फेलिंग, मेरा सफरिंग, मेरा पेन, मेरा रिजेक्शन, ये सारी चीज़ें ही हैं। ओके सर, आपने लाइफ में कई सारे फेलियर को देखा है। फेलियर देखते के साथ आज आप एक अच्छे मुकाम पे, अभी आपकी मैं वीडियोस देख रहा था, आपने खान सर का भी पॉडकास्ट किया है, मनोज शर्मा भी आपके अच्छे फ्रेंड है जो 12th फेल मूवी में रहे हैं, आनंद सर का भी पॉडकास्ट किए हुए हैं। तो सबके साथ अपनी अपनी बुक भी शेयर की, और मैं देखा हूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और उनके लिए आप वो मैसेज भी दिए हैं। तो आप एक यूथ, जब भी कोई भी फेल्योर होता है और फेल हो जाता है, लाइफ में डिप्रेस्ड हो जाता है, तो आप उसको थोड़ा सा जानना चाहूँगा उससे क्या मैसेज देना चाहिए, आप कैसे इन चीज़ों से बाहर निकले? देखिए, फेलियर तो लाइफ में रहेगा, जब कभी आप कुछ अपने मन का करोगे, अपने दिल का करोगे, क्योंकि हमारा जो भारत का जो समाज है वहाँ अभी उस लेवल की सोच आई नहीं है। कुछ एक आध मेट्रो सिटीज में तो होगी, बट अभी भी इंडिया इज ए लैंड ऑफ विलेजेस। एब्सोल्युटली। तो फेलियर को सोसाइटी एक्सेप्ट करती नहीं है। अरे ये तो फेल हो गया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। मेरे साथ खुद का हुआ है, जब मैं 12th प्लग कर गया था, 12th फेल कर गया था, तो बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया था मेरा। कॉलोनी वाले लोगों ने, घर वाले लोगों ने, कुछ बड़े भैया ने, मतलब कॉलोनी के। आज कैसा उनको लगता है जब आप एक अच्छे मुकाम पे हैं? तो देखिए, अभी तो समय नहीं मिलता उन लोगों से बात करने का, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये विश्वास नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। और ऐसे तो मैं पहले आपकी बातों को थोड़ा सा उस पर पूरी तरह से अग्री नहीं करता हूँ। या आपकी मोहब्बत है, आपका प्रेम है, अपना एक एनालिसिस है कि मैं एक अच्छे मुकाम पर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे मैंने 100 किताबें लिखने का संकल्प लिया है, तो उस पर काम चल रहा है। फिर मुझे आगे भविष्य में बनाना है एक प्राइवेट स्कूल के टीचर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, उस पर काम करना है। मुझे अपना एक स्कूल खोलना है सोसाइटी के लिए। कई विजन लेके बहुत सारे चीज़ों को करना है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों में मैं आ रहा हूँ, और जल्दी ही सारे गुड न्यूज़ आपको मिलेंगे। तो यही है। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग फेल हो रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत करें। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सोचते हैं कि इस फेलियर के बाद अगला जो फेलियर आएगा उससे कैसे डील करूंगा, एक बार अगर आप फेलियर को डील कर लोगे, धीरे धीरे वो परसिस्टेंस डेवलप कर जाता है। शो मी वन पर्सन शुभम हु हैज नॉट फेल्ड इन हिज लाइफ। वन पर्सन, थॉमस अल्वा एडिसन, वी नो हिज स्टोरी। ठीक है, he failed 10,000, not 1,000. He failed approximately 10,000 times while he was working on his electric bulb. Yes, Bill Gates was a dropout. Steve Jobs, what Steve Jobs said? He said while he came into this world, he was put for adoption. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। फेलियर इज दी हाईवे टू सक्सेस। अब फेलियर होने के बाद नई स्ट्रेटजी निकालना, क्रिएटिव बनना, और उतने दर्द, उतनी यातनाओं को संभालना, उतने दर्द को बर्दाश्त करना, तकलीफ को बर्दाश्त करना किसी किसी के बस में होता है। तभी तो सफलता उसी के कदम चूमती है। बिल्कुल। और सबसे अच्छा एग्जांपल सर APJ अब्दुल कलाम का था, जो NDA में जाना चाहते थे, लेकिन उनका 9th रैंक आया था। 9, और उसमें 9 रैंक ही, 8 ही लोगों को सेलेक्ट करना था। हाँ बिल्कुल। तो कहने की एक असफलता भी है, कहने की हमें सफलता के करीब ले जाती है। तो पिलर ही है। बिल्कुल सर। हम लोग अब आते हैं आपके पैशन से लेके प्रोफेशन तक की दुनिया में। जब आप बुक की बात करते हैं, ऑथर हैं आप, तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जब आप एक ऑथर कोच भी हैं, ऑथर कोच भी हैं,
आप लोगों को सिखाते हैं कैसे बुक लिखना है, कैसे बुक पब्लिश करनी है। तो मैं एक पॉइंट पे आना चाहूँगा कि कोई भी आज के समय में कोई भी बुक लिखना चाहता है तो उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो शुरुआत कहाँ से करे। तो मैं जानना चाहूँगा कि वो आखिर कोई भी बुक लिखना चाहता है तो शुरुआत कैसे करे। अगर आपको बुक लिखना है, कोई भी बुक लिखनी है, फिक्शन नॉन फिक्शन, उसकी शुरुआत जो आप करना चाहते हैं, हाँ, उसके लिए ना कोई सही टाइम होता है, न कोई सही लगन होता है, हाँ, न कोई शुभ मुहूर्त होता है, हाँ, ठीक है, ना ही उसके लिए कोई एस्ट्रोलॉजी की जाती है, ठीक है ना ही उसके लिए कोई टैरोट कार्ड रीडिंग की जाती है। हाँ, आपको शुरुआत करनी है, मैं प्रैक्टिकल आइडिया आपको देता हूँ। आप टेक 15 to 20 मिनट्स अलोन एंड अनडिस्टर्ब्ड, ओके, पेन और पेपर पे जो भी मन में आ रहा है, हाँ, आप उसको बस पेन डाउन करो टॉपिक्स में, ओके, पॉइंट्स में। एग्जांपल मैं देता हूँ, एग्जांपल से समझा देता हूँ। श्योर, मेरे को बुक लिखनी है लीडरशिप पर, ओके, मिसाल के तौर पे मेरे को बुक लिखनी है लीडरशिप पे। अब मेरे पास अभी तक जो कंटेंट है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है लीडरशिप का, हाँ, वो तो मुझे पता है। बाद में तो और स्टडी करना, तो जितना आप स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे, उतना बुक गहरी बनती जाएगी। लेकिन एक नॉर्मल, एक अच्छी बुक की मैं बात करूं तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं कागज कलम लूंगा, मैं लिखूंगा लीडरशिप। लीडरशिप में मैंने पढ़ा है केंट एम कीथ का प्रिंसिपल, 10 पैराडॉक्सिकल कमांडमेंट्स ऑफ लीडरशिप, मैं उसको डालूंगा। नंबर 2, मैंने पढ़ा है जॉन सी मैक्सवेल के कुछ प्रिंसिपल्स को लीडरशिप पर, मैं उसको डालूंगा। मैंने पढ़ा है कैरिस्मेटिक लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, मैंने पढ़ा है ऑपरेशनल लीडरशिप, मैंने पढ़ा है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, मैं उसको थोड़ा सा और स्टडी करूंगा, समझूंगा। फिर मैं देखूंगा कि रियल लाइफ में, ये सब मैं लिख रहा हूँ पेपर पे, फिर मैं सोचूंगा कि रियल लाइफ में मैंने कहीं कुछ ऐसी लीडरशिप का काम किया है क्या, कुछ एग्जीक्यूट किया है क्या, या किसी ने ऐसा कुछ किया है क्या। तो पहले मैं अपने लाइफ में देखूंगा, तो हाँ मैंने किया है। मैंने बिहार लेवल पे कुछ प्रोग्राम्स कराए हैं जो अभी तक किसी बिहार में अभी तक किसी ने नहीं कराया है, स्कूल के टीचर्स के लिए, तो वहाँ एक लीडरशिप का एग्जाम्पल मुझे मिलेगा, तो थोड़ा सा मैं वहाँ पर वो इनपुट करूँगा। लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप में अब्दुल कलाम का रेफरेंस है, उन्होंने सतीश धवन का नाम लिया है, ठीक है, उन्होंने विक्रम साराभाई का नाम लिया है, तो वो लीडरशिप को कलाम साहब क्या डिफाइन कर रहे हैं। देन आफ्टर अब्राहम लिंकन लीडरशिप पर क्या कहते हैं, मार्टिन लूथर किंग लीडरशिप पर क्या कहते हैं। इन लोगों की बात किए बिना आप लीडरशिप का इमेजिनेशन नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। सर ये इसकी शुरुआत तो तब होगी जब कोई बुक पढ़ा होगा पहले। नहीं, ये यहाँ मैं क्रॉस करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा सवाल पूछे, ये सब परसेप्शन है, ऐसी बात नहीं है। लीडरशिप पे तो अब्दुल कलाम का नाम तो कॉमन है ना, बिल्कुल, अब्राहम लिंकन साहब का नाम तो कॉमन है ना, देन आफ्टर मार्टिन लूथर किंग का नाम तो कॉमन है ना, महात्मा गांधी का नाम तो कॉमन है ना, सुभाष चंद्र बोस का नाम तो कॉमन है ना, चाणक्य का नाम तो कॉमन है ना। तो आप चैट जीपीटी से इस तरीके के नाम पूछिए और जिस नाम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसी को लिखना है आपको अभी रफ में। एक यूथ आता है सर, कहता है कि हम क्यों इतना दिमाग, हम चैट जीपीटी को ही बोलेंगे हमको लिख के दो, वो सारा तो लिख के दे सकता है। फिर चलिए मान लेते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। लोग कहते हैं शाहरुख खान एक पीआर का आउटकम है, लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जी का पीआर और मीडिया कवरेज बहुत स्ट्रांग है, हाई क्लास की उसकी टीम है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं शुभम जी, अभी लाइव पूछ रहा हूं। हाँ बिल्कुल। आपको नरेंद्र मोदी प्लस शाहरुख खान साहब दोनों की टीम का पीआर आपके पीछे लग जाए, तो क्या आप शाहरुख खान बन जाइएगा? नहीं। आप नरेंद्र मोदी बन जाइएगा? नहीं। तो ये बेकार की बात है। आप बुक चैट जीपीटी से लिखवा रहे हो, जैसे ही उस बुक के कंटेंट में कोई समझदार आदमी, कोई प्रबुद्ध आदमी उसमें एंटर करेगा, वो कैच कर लेगा, ये तो फ्रॉड है, ये खुद लिख रहा है, इसको खुद नहीं पता है। आप मेरी बुक में कहीं से कुछ भी उठा लो, हो सकता है वर्ड बाय वर्ड मुझे नहीं याद हो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट मुझे याद है, वो प्रिंसिपल्स मुझे याद है। बिल्कुल, कहीं कहीं तो वर्ड बाय वर्ड मुझे याद है कि मैंने क्या लिखा है अपनी किताब में। लेकिन सर कुछ परसेंट में जो पॉपुलैरिटी गेन करने में तो पीआर की तो हेल्प मिली है, क्योंकि शाहरुख खान मानते हैं कि शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर हैं। आज दुनिया शाहरुख खान को एक अच्छे एक्टर के तौर पे देखती है, नरेंद्र मोदी को एक अच्छे लीडर के तौर पे देखती है। लेकिन अगर लेट सपोज उसके पास पीआर नहीं होती, सोशल मीडिया नहीं होते, क्या उसको उतने लोग जान पाते जितने आज जान पाते हैं? जब आप में पोटेंशियल है तभी पीआर काम करेगा, जब पोटेंशियल नहीं तो पीआर काम नहीं करेगा, इसको समझिए आप। पीआर तो इनका बहुत हुआ, आई एम जस्ट मिसिंग आउट द नेम ऑफ दैट। बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनका बहुत ज्यादा पीआर हुआ लेकिन उनको काम नहीं मिला। एक मिसाल के तौर पे राखी सावंत जी,
हमारे इंडस्ट्री में, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से उनका पीआर है, ठीक है, काफ़ी एग्रेसिव मार्केटिंग उनकी होती है, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से उनका कंजम्पशन है क्या बॉलीवुड में? कंजम्पशन तो नहीं है, उस हिसाब से उनको काम तो नहीं है, उस लेवल का काम तो उनको नहीं है। तो सिर्फ पीआर करने से नहीं होता, आप में पोटेंशियल भी होना चाहिए। बिल्कुल, सबसे अच्छा उदाहरण आज मैं इसको वन नाइट सक्सेस स्टोरी कई सारे आए हैं, रानू मंडल का ले लीजिए, बहुत बढ़िया, वो बादाम बेचने वाला, कच्चा बादाम वाला, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। कई सारे एग्जांपल आते हैं, जो उसके पास एप्टीट्यूड और टैलेंट नहीं होता है, उसको पीआर से 1-2 दिनों का फेम मिलता है, लेकिन फिर आगे चल के उसकी कोई एग्रीगेंट या उसका सर्वाइवल नहीं रहता आगे चल के। तो शायद इससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही है। बिल्कुल सर। और आपने सर काफ़ी चीज़ें बताई यहाँ बुक लिखने की शुरुआत कैसे करें। यहाँ पे एक सबसे बड़ा कॉमन जो एनालाइज किया गया है, जब मैं देखा हूँ बहुत सारे लोगों में, एक प्रॉब्लम होती है कि वो अपने नीच को कैसे सिलेक्ट करें बुक लिखने में, कि बुक तो लिखना है भाई ठीक है, लेकिन किस टॉपिक पे लिखना है ये कैसे डिसाइड करें। इसमें जो मैंने आपको पहली टेक्निक बताई थी ना, पेन और पेपर ले लें, अगला दिन क्या करें, सबसे पहला दिन अगर निश फाइंड आउट करना है, निश फाइंड आउट करने से भी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप मिस कर रहे हैं, आप बुक क्यों लिखें और किसके लिए लिख रहे हैं। क्यों और कैसे नहीं, बुक मैं अभिषेक श्रीवास्तव, मैं शुभम कुमार, मैं बुक क्यों लिखूंगा, इसका आंसर आप लिख लीजिए पॉइंट में, और मैं बुक किसके लिए लिख रहा हूँ। इसके पहले कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है, उस प्रोडक्ट के बारे में मार्केट रिसर्च और इंटेलिजेंस होता है, तो पहले वो करना होता है। मैं बुक लिखता हूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरी बुक हर उस एम्बिशियस पर्सन के लिए है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, जो अपने गोल्स को क्रैक करना चाहता है, हर उस स्टूडेंट के लिए है, हर उस प्रोफेशनल के लिए है जो जिंदगी में लगातार ग्रो करना चाहता है, जो सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है और कामयाबी और शोहरत की बुलंदियों पर जाना चाहता है। मेरी बुक हर उस टूटे हुए इंसान के लिए है जिसका या तो ब्रेकअप हो चुका है, या फिर जो नशे में पूरी तरह से चूर चूर है, वहां पर वो फंसा हुआ है, या फिर कोई बहुत भयानक सा लॉस हुआ है उसे, उसकी इंडस्ट्री का, या उसे कोई छोड़ के चला गया उसका बिजनेस पार्टनर, ऐसे बहुत सारे लाइफ के जो ट्रेजेडीज रहे हैं, राइट, उन सभी लोगों के लिए मेरी बुक है। मेरी बुक किसके लिए नहीं है, इसका भी जवाब है मेरे पास। मेरी बुक उन लोगों के लिए नहीं, क्योंकि मैं इंग्लिश में ही लिखता हूँ, मैं उसका हिंदी वर्जन नहीं कराता हूँ, मैं हिंदी लिखता ही नहीं हूँ, ज्यादातर समझता हूँ बट हिंदी लिखने में मेरी रुचि नहीं है। तो शायद पब्लिशर कभी हिंदी वर्जन करे तो करे, बट मेरी कोई रुचि नहीं है। तो मैं ये जानता हूं कि मेरी बुक और मेरा प्रोग्राम बहुत ऐसे लोग जो थोड़ा कम इंटेलेक्चुअल हैं, जो एवरेज है, उनके लिए मेरी बुक है ही नहीं। मैं आपको समझाऊं कि आप पीएचडी कब करते हो, आप पीजी कब करते हो। आप पीजी तभी करते हो ना जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे, तब पीजी करोगे। 12th के बाद पीजी करने का परमिशन है नहीं। क्यों? क्योंकि माना गया है कि अभी आप बच्चे हैं, थोड़ा सा माइंड और डेवलप करेगा और कंटेंट सीखिएगा, समझिएगा, तब आप किसके लिए एलिजिबल हो जाइएगा, पीजी के लिए। एक हायरार्की डिसाइड है। एग्जैक्टली। क्यों डिसाइडेड है? इसलिए डिसाइडेड है कि आप अभी एक्सट्रीम एक्सेप्शनल केसेस हर जगह हो सकते हैं, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। चाइल्ड प्रोडिगी का केसेस बहुत जगह होता है कि 6 साल 8 साल का बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा है। चाइल्ड प्रोडिगी अलग मैटर है, ठीक है ना। लेकिन आप बुक को अगर लिख रहे हो तो आपके मन में ये बात होनी चाहिए कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ। मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए लिख रहा हूँ, मैं सरकारी कर्मचारियों के लिए लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बहुत एवरेज कम पढ़े लिखे लोगों के लिए लिख रहा हूँ, मैं फिल्म बनाने के उद्देश्य से लिख रहा हूँ। तो पहले उसको क्लियर करना जरूरी है। ये सवाल हो गया। अब आते हैं निश कैसे फाइंड आउट करें, आपके सवाल के जवाब पर। निश फाइंड करने के लिए आपको फिर से सबसे पहले दिन टेक हाफ एन आवर अलोन एंड अनडिस्टर्ब्ड, ओके, प्रैक्टिस सॉलिट्यूड, प्रैक्टिस सॉलिट्यूड। आप पेन और कॉपी ले लो या एक पेपर ले लो। रोड मैप तैयार करना एक तरीके। नहीं, रोड मैप अभी नहीं आएगा। ओके, दिस इज नॉट द राइट वे, आई थिंक सो। ओके, आप लिखो अपनी जिंदगी के बारे में, कौन सा ऐसा विषय है जिस पर आप बात करते हो और रुकते नहीं हो, नंबर 1। नंबर 2, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको इमीडिएटली गुस्सा दिलाता है, ठीक है। ऐसे आपको अपने निश को फाइंड आउट करना है। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको इमीडिएटली क्रोध दिलाता है। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिस पर लोग बार बार आके आपसे एडवाइस लेते हैं। ये 3-4 क्वेश्चंस है। ऐसे बहुत सारी सीरीज है, तो लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरीका मैंने आपको बताया कि आप पहले बुक करो। सर, एक और जो बुक लिखने के दौरान एक सबसे मेन पॉइंट जो मुझे लगता है कि लोग 1-2 पेज थोड़ा बहुत
लिखते हैं, 1-2 पेज लिखने के बाद बुक लिखना छोड़ देते हैं, तो ऐसा क्या कारण है? देखिए 97% जो लेखक हैं वो अपनी बुक को मिड वे ही छोड़ देते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, once upon a time a writer sat down to write a wonderful story. In the year 1975 he wrote his first chapter and even now he is writing. तो 1975 से आज भी वो क्या कर रहा है, लिख ही रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ये चीज़ें होती है। बहरहाल आपका सवाल है कि सर लोग बीच में क्यों गिव अप कर देते हैं, लोग बीच में राइटिंग को क्विट क्यों कर देते हैं। ये राइटिंग की ही कहानी नहीं है, किसी भी बहुत सारे फील्ड में ऐसे जुड़े हुए हैं। लगभग ऑलमोस्ट, अब 2-4 फील्ड का अगर मुझे नॉलेज नहीं हो तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता, ये हर जगह की कहानी है। शुरुआत तो बहुत धमाकेदार होती है, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, हिला देंगे, डुला देंगे, धूरी गर्दा सब उड़ा देंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसे जो मोटिवेशन होते हैं, ऐसे मोटिवेशन आपको इंस्टेंट डोपामिन देते हैं, डीप शिफ्ट नहीं लेके आते हैं। और डीप शिफ्ट अगर आपको लाना है, अगर आपको राइटिंग में अपना करियर बनाना है तो आप मुझसे संपर्क करें, क्योंकि मैं फ्रेमवर्क्स देता हूँ। क्या देता हूँ? फ्रेमवर्क्स ब्रिंग रिजल्ट्स। सर जानना चाहूँगा फ्रेमवर्क्स में क्या क्या ऐसा? फ्रेमवर्क्स में जैसे मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है कि आप अपने निश को कैसे फाइंड आउट करें। मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिसको आप क्वेश्चन आंसर करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपनी आइडिया तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट मैंने बनाया है फ्रेमवर्क, मैं यहाँ पर रिवील करता हूँ कि अगर आपको बुक लिखनी है तो क्लास 4 से लेके क्लास 8 तक का इंग्लिश बुक, सीबीएसई स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स के, उन बुक्स को आप ले लीजिए। उसमें से आप देखिए क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, इन सभी का लिटरेचर बुक्स आपके पास है, ठीक है। अब सभी का लिटरेचर की किताबें आपके पास है, इन सभी में कहीं ना कहीं कुछ तो ढेर सारी कहानियां हैं, फिक्शन कहानियां हैं, नॉन फिक्शन कहानियां हैं, राइट? बिल्कुल। अब आप देखिए कि आप कौन से क्लास के लेवल से कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्लास 4 के बुक से, क्लास 5 की बुक से, क्लास 6 की बुक से, क्लास 7 की बुक से। मैं क्लास 8 की बुक से कनेक्ट कर पाता हूँ, क्लास 6 के बुक से कनेक्ट कर पाता हूँ। तो मैंने उसको देखा, उसको थोड़ा स्टडी किया और वहां से मैंने कंटेंट क्या किया, आई डिड नॉट कॉपी। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉपीइंग एंड क्रिएटिंग समथिंग। किसी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, पेब्लो पिकासो, उन्होंने कहा है वो पेंटर है, गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। तो यू हैव टू स्टील द आइडियाज, बट बुक में आपको क्रेडिट भी देना होगा कि ये एक पीस किसका है। मैंने अपनी बुक में बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस दिए हैं, कंटेक्स्ट दिए हैं, लेकिन मैंने वहाँ पर क्रेडिट दिया है। और अगर मुझे नहीं पता कि वो किसका है तो वहाँ पर एनोनिमस भी चला जाता है। ओके, ठीक है। तो ये एक तरीका है। आप अगर जैसे एग्जांपल के लिए क्लास 5 की बुक आप ओपन कर रहे हो तो एडिसन की एक यूनिक कहानी मिल रही है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक यूनिक कहानी मिल रही है, तो कहानी पर कॉपीराइट कभी नहीं आएगा क्योंकि पब्लिक डोमेन में एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी, वहां से कहानी को आप उठाओ, या तो अपने मेहनत से उसको आप कन्वर्ट कर लो, या चैट जीपीटी को बोलो कि भाई इसको मेरे अंदाज में बना के दो, तो आपको आपके अंदाजे बना के देगा, उसको आप फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वो आपका कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, यहाँ से एक और चीज़ मैं कनेक्ट करना चाहूँगी, जैसे आपने चैट जीपीटी का भी एग्जाम्पल लिया, आपने 2020 के आसपास से बुक लिखना शुरू किया, उस समय चैट जीपीटी इतना ट्रेंड नहीं कर रहा था, लगभग 2023-24 के आसपास चैट जीपीटी बहुत अच्छी, और मैं देखा था 6-8 महीने पहले चैट जीपीटी, बिल्कुल चैट जीपीटी कहा जाता है कि चैट जीपीटी मात्र 5 दिनों में 10 मिलियन लोगों तक पहुंचा था। मैं एक डाटा पढ़ रहा था जो कि अच्छे बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है उसको पहुंचने में काफ़ी समय लग गया था। तो 2023 से पहले, जैसे चैट जीपीटी आने से पहले बुक लिखने में, और 2023 के बाद चैट जीपीटी आने के बाद बुक लिखने में क्या आपको मदद लगा, क्या डिमेरिट्स लगा चैट जीपीटी आने के बाद? अच्छा, प्री और पोस्ट बताना है। प्री और पोस्ट बताना है, क्या आपको फायदा लगा कि चैट जीपीटी का आने से बुक लिखने में ये फायदा हुआ? देखिए देखिए सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करूंगा, बहुत खतरनाक सवाल है आपका। थैंक यू सर। बहुत कम समय में आपने प्रिपेयर किए, मैं दिल से बोल रहा हूँ, मजा आ गई, सवाल बहुत जबरदस्त है। अब सुनिए, देखिए कैमरा पर है और इसमें कहीं कोई ऐसा वाली बात नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। राइटिंग की जब बात करते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने 10 साल, 12 साल, 15 साल मैंने टीचिंग भी, स्कूल टीचिंग भी मैंने की है, और वहाँ मैं अलग अलग स्कूल में स्कूल का एचओडी तक रह चुका था, इंग्लिश डिपार्टमेंट का। तो मैं राइटिंग को लेके बहुत पैशनेट शुरू से रहा था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। मैं बहुत पढ़ता हूँ, आप मेरी रीडिंग हैबिट्स जानते हैं। बिल्कुल। और वोकैबुलरी बहुत सारे आते जाते रहते हैं मेरे ज़िंदगी में। ये मेरा अपना अनुभव है
हो सकता है बहुत सारे लोग अगर सुने तो कमेंट्स में गाली वाली भी दे सकते हैं, बट उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डंके की चोट पे जो मेरा अपना अनुभव है उसको तो मैं कहने के लिए स्वतंत्र हूँ। बिल्कुल। मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा। हम्म। चैट जीपीटी से हम्म। अभी अभी जो जिस एरा में हम लोग हैं, आगे चैट जीपीटी को कोई आउटफॉक्स कर दे तो अलग बात है। बिल्कुल। अभी तक के जो बहुत हमारा सारे इनोवेशन हुआ है उसमें बिल्कुल। चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल की मैं बात कर रहा हूँ, जेमिनी या कुछ भी, आप कोई भी एआई टूल की बात कर लो जो लिखता है। बिल्कुल। मैं पर्सनली चैट जीपीटी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। उससे अच्छा कोई नहीं लिख सकता है। चैट जीपीटी जो लिख के देगा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं चैट जीपीटी से बेहतर लिख सकूं। ओके। ये एक सच्चाई है। अब सवाल कहाँ अटकता है? सवाल यहाँ अटकता है कि आपको प्रॉम्प्ट देने में आप कितने स्मार्ट और कितने इंटेलिजेंट हो। आपको क्या लगता है किसी एक एवरेज आदमी को आप चैट जीपीटी टूल दे दोगे तो क्या वो चेतन भगत बन जाएगा? आप उसकी बात छोड़ दो, आप मेरी बात करो। मैं चैट जीपीटी से अपनी फिक्शनल एक स्टोरी ला रहा हूँ, बहुत जल्दी ला रहा हूँ, तो मैं वो अपने हिसाब से स्टोरी लिख दूंगा, चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो क्या मैं चेतन भगत बन जाऊंगा? नहीं, कभी नहीं बन पाएगी। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आप रामधारी सिंह दिनकर की एक किताब है रश्मि रथी, जिसमें कर्ण को लेकर ध्यान जन्म का करता हूँ, उन्मनिया सोचा करता हूँ, कैसी होगी वो माँ कराल निस्तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धर आती है अथवा जिंदा दफनाती है, सेवती 10 मास उधर उसको अंतर का रुधिर पिलाती है, फिर फेंक कहीं वो आती है, गोदी में आग लगा करके आंचल में आग लगा करके अपना कुलवंत छिपा करके, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो फटी नहीं, था 5 तने फूली फली सबकी भौं मुझ पर तनी रही। तो इस तरीके से लिखा है दिनकर साहब ने। आप ये चैट जीपीटी को दो और इसको बोलो कि रामायण इतना, ये जो स्टाइल है, इस स्टाइल में मुझे 8 लाइन रामायण का पंक्ति बना के दो, 8 लाइन बहुत अच्छा बना के देगा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो मैं अगर वो लिख दिया रामायण में रश्मि रथी से कंटेंट लेकर के, तो मैं दिनकर साहब बन जाऊंगा? नहीं। क्या बात कर रहे हैं महाराज आप? 7 जन्म भी ले लूंगा तो मैं दिनकर बन जाऊंगा चैट जीपीटी के सहारे? दिनकर इसलिए नहीं है कि दिनकर ने वो लिखा है, वो तो लिखा ही है। दिनकर इसलिए है कि दिनकर ने एक एक शब्दों को जिया है। बिल्कुल। और सर कहा जाता है कि आप कितना भी मशीन बना लो, कितना भी कुछ कर लो, आखिर वो उसमें वही चीज़ डाला गया जितना ह्यूमन माइंड सोच सकता है। That's all. और वो चैट जीपीटी में हम लोग 2 तरीके से कंटेंट मिलता है, या तो वो अपने मेमोरी के हिसाब से जो हम उस पर टाइप किए थे वो मिलता है, या तो वो इंटरनेट से डाटा से कलेक्ट करता है। डाटा कहाँ से हम लोग दे रहे हैं उसको? That's all. अपने थोड़ी कोई ऐसा इंसिडेंट जो कभी हुआ ही नहीं है, जिसका डेटा नहीं है, चैट जीपीटी बना देगा? पॉसिबल ही नहीं है, आउट ऑफ क्वेश्चन। वो आपका एक पर्सनल एआई टूल है जिसे आपको ट्रेन करना है अपना। बिल्कुल। आपको खुद को भी ट्रेनिंग लेनी है और चैट जीपीटी को भी आपको ट्रेन करना है। बिल्कुल। मैंने ट्रेन करके रखा है चैट जीपीटी को। शुरुआत में मैंने कम से कम 4 दिन 5 दिन उसको ट्रेन किया, मैंने अपना पूरा क्लोनिंग की है। बिल्कुल। और मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे, हमारे एक मित्र अनुराग दांगी सर, उनकी ट्रेनिंग मैंने की है। अभी इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उन पे गजब का कमांड है उनका। बिल्कुल। और उनकी वीडियोस भी मैं भी देखा हूँ, काफी बढ़िया रहती है, काफी बढ़िया। 100K to 100K तक चली जा रही है उनकी वीडियो। बिल्कुल। आप देख सकते हैं अनुराग दांगी यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको एआई से रिलेटेड काफी सारी ट्रेनिंग की वीडियोस मिल जाएगी। आप कैसे कोई एआई टूल यूज कर सकते हैं फ्री में, कोई पैसा नहीं। यूट्यूब पर तो कोई पैसा देना नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट। बिल्कुल। तो उनसे मैंने सीखा है ये सब चीज। उन्होंने ही सिखाया कि सर बाकी तो आप करते 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 आप प्रो हो जाओगे। तो कमिंग बैक टू द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन, कि भाई आप कुछ भी होके कुछ नहीं बन सकते हो। आप में वो बात होनी चाहिए, आप में वो पोटेंशियल होना चाहिए, आपका वो कैरेक्टर होना चाहिए, आप में वो डिसिप्लिन, वो कमिटमेंट, वो डेडिकेशन, वो डिजायर, वो जुनून होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। उसके बाद ही चैट जीपीटी आपको सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। मतलब यहाँ पे एक चीज़ कंक्लूड करना चाहूँगा सर मैं, आप चैट जीपीटी से उतना ही बेहतर आप निकाल पाएंगे कोई भी चीज़ जितना बेहतर आप चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट मास्टर रहेंगे। एब्सोल्युटली। और कहते हैं ना कि एक एक्टर पर्दे के बाहर जितना अच्छा दिखता है, उससे पहले वो पर्दे के पीछे वो उतना बेहतर रहता है। पर्दे के पीछे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप बनते हो, अच्छा करते हो, तो प्रॉम्प्ट आपका चैट जीपीटी उतना बेहतर कंटेंट ला के देता है। मैं एक चीज़ में और ऐड ऑन करूंगा, जैसे मान लीजिए मैं बुक लिख रहा हूँ, मैंने आपको बताया लीडरशिप पर। हाँ बिल्कुल। मैं अगली बुक मान लीजिए लिखता हूँ मार्केटिंग पे, मुझे लिखना है आज नहीं तो कल। अब मार्केटिंग में मुझे बुक लिखनी है, तो मैं
चैट जीपीटी के आने के पहले से कई नाम जान रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैंने पढ़ा है उसको, मार्केटिंग को मैंने उसको प्रैक्टिस किया अपनी जिंदगी में। मार्केटिंग क्या है, ब्रांडिंग क्या है, एक्सपीरियंस गेन किया, एक्सपीरियंस गेन किया है, उस पर मैंने काम किया है खुद पे, और भी कुछ लोगों को मैंने सजेस्ट किया, गाइड किया है। बिल्कुल। तो चैट जीपीटी के आने के पहले से मैं जान रहा हूँ, मार्केटिंग में मैं जान रहा हूँ पीयूष पांडे को जान रहा हूँ इंडिया में, मार्केटिंग में मैं जान रहा हूँ सैम बलसारा को जान रहा हूँ इंडिया में। तो मुझे पता है ना कि मार्केटिंग क्या है। बिल्कुल, मार्केटिंग में मैंने इनका नाम सुन रखा है, ब्रायन ट्रेसी का नाम सुन रखा है, उससे भी सबसे बड़े जो एग्जिस्टिंग एरा के जो जिनको गुरु माना जाता है फिलिप कोटलर, मैंने उनका नाम पढ़ रखा है। तो मैं उधर जाऊंगा ना। बिल्कुल, मैं थोड़ी सिंपली चैट जीपीटी को बोलूंगा मार्केटिंग में मुझे बुक लिखनी, मुझे कंटेंट बताओ। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के कटिंग्स हमारे पास है। गांधी जी एक बहुत अच्छे मार्केटर रहे। ट्रुथ पीस और नॉन वायलेंस को जिस तरीके से उन्होंने मार्केट किया, आज 80 से अधिक देशों में उनकी स्टैच्यू है। बिल्कुल। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि मेरे भाई चैट जीपीटी पर फुल्ली डिपेंडेंट अगर आप हो गए और आपकी बुक आ भी गई, तो बुक बहुत रेयर चांस है कि बुक चलेगी और आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। एटलीस्ट दुनिया का तो नहीं पता, मेरे जैसे लोग बुक देख के बता देंगे कि ये कट कॉपी पेस्ट है, दैट्स ऑल। यही इसी सवाल से एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि कोई भी बुक देखने के बाद कैसे पता करे कि कोई भी राइटर ये अच्छा राइटर है, कैसे पता कर सकते हैं उसके लेखन शैली ये से, तो presentation से? इसका कभी भी सिंगल एक आंसर नहीं हो सकता है। आप किसी बुक को ले रहे हो, कौन सी बुक, किसी बुक को लेते हो, इसको हम लोग सेरेंडिपिटी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, सेरेंडिपिटी की अचानक से आप किसी स्टोर पे गए, आपको कोई बुक मिली और बुक आपको एक्साइट कर गई, तो आप इंस्टेंटली परचेज कर लेते हो। और ऐसी बुक्स कभी कभी बहुत शानदार बुक्स आपको मिल जाती हैं। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। तो आप स्टोर पे जा रहे हो, आप फ्रंट पेज देख रहे हो, बैक पेज देख रहे हो, उसका कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट देख रहे हो, ठीक है, और कुछ कुछ चैप्टर पलट के देख रहे हो, उसके एक पीस पढ़ रहे हो, एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो, और वहाँ पर एग्जैक्टली अगर आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो, आप उससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि ये मेरे काम का है, इससे मैं अपने लक्ष्य में, मुझे मेरे लक्ष्य प्राप्ति में बहुत आसानी हो जाएगी, आप तुरंत खरीदोगे। बिल्कुल, ये तो कनेक्शन की बात है और यूजफुलनेस की बात है। बिल्कुल। एक अच्छे लेखक में सर क्या खासियत होती है? देखिए, अच्छा लेखक का कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है, अच्छे लेखक, सभी लोग अच्छे लेखक हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखिए, इंडिया थोड़ा सा मतलब देश है हमारा, तो थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे, रीडर्स थोड़े कम हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी यूएस के बाद सबसे अधिक किताबें हमारे भारत देश में ही पढ़ी जा रही हैं। बिल्कुल। तो फ्रैंकफर्ट की मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कहीं पे। अच्छे लेखक की मैंने जैसा आपको बताया कि इसकी कोई निशानी नहीं है। एक जो अच्छा लेखक होता है, उसका एक्सप्रेशन, कंटेंट का जो एक्सप्रेशन है, उससे कनेक्शन जितना जल्दी बना ले अपने रीडर से, दैट्स ऑल। मतलब जो वो लिख रहा है ना, उससे एक इमोशन जुड़ जाए रीडर का, या लॉजिकल थिंकिंग भी अटैच हो जाए, कनेक्शन बनाना इज ऑल द थिंग, रिलेट कर पाए, वही एक अच्छा लेखक है। जैसे मैं एक बुक बता रहा हूँ, एक बुक है ब्रेन्स एंड ब्रांड्स, ब्रेन्स एंड ब्रांड्स, IIM के प्रोफेसर है अरविंद सहाय। मुझे लगता है कि वो बुक ब्रांडिंग में और ब्रेन की वायरिंग में, कैसे ब्रेन को टारगेट करना है कि उसे आपका ही ब्रांड परचेज करे, न्यूरो साइंस लगाते हुए, मुझे लगता है वो बाइबल है वो बुक। लेकिन वो बुक इतनी मुश्किल है पढ़ने में, इतनी मुश्किल है, इतने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जार्गन्स हैं, इतना ज़्यादा फ्रेजेज है उसमें, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे पढ़ने में, तो आम आदमी तो पढ़ेगा ही नहीं उसको। आप समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल। वही ब्रायन ट्रेसी की मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, उसमें भी अच्छी चीज़ें हैं, हालांकि लेवल वो नहीं है। अरविंद साहे ने जो लिखा है, जो वो किताब लिखी है, वो लेवल नहीं है। लेकिन ब्रायन ट्रेसी में भी कंटेंट मिल जा रहा है, तो मैं ब्रायन ट्रेसी जैसे लोगों को पढ़ना थोड़ा ज़्यादा मेरे लिए कन्वीनियंट है। बट अगर IIM की वो जो बुक है, मतलब ऑथर की जो बुक है ब्रांड्स एंड द ब्रेन्स, मैं उसको अभी तक 20 पेज तक ही पहुंच पाया हूँ। अगर उसको मैं पढ़ता गया, उसको कंज्यूम करना, अपने पास रखना और उसको इम्प्लीमेंट मैंने कर लिया, तो मेरा ब्रांड मिनिमम 10x होगा। ये मुझे पता है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल बुक है, लेकिन मेहनत बहुत पड़ रही है उस बुक को पढ़ने में। उस बुक को ढंग से पढ़ने, कंज्यूम करने, देखिए, रीड, अंडरस्टैंड, मेडिटेट, डाइजेस्ट और इम्प्लीमेंट। बुक रीडिंग का ये 5 मैं आपको बेसिक्स बता दिया। ये पांचों स्टेज से गुजरने के लिए कम से कम मेरे जैसे आदमी को 4 से 6 महीना लग जाएगा। पढ़ना, जो सिखाया उसको थोड़ा कुछ लर्न करना, उसको लागू करना, एग्जीक्यूट करना। सर मेरा अगला सवाल है, क्या कोई भी बुक की पॉपुलैरिटी गेन करने या बुक अच्छे सेलिंग में जाने के लिए क्या PR की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, बड़ा ही
ये सब सवाल बहुत मुझे अनकंफर्टेबल करता है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छे अच्छे लेखक जो शायद मुझसे कई गुना अच्छा लिखते हैं, मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन जितने लोगों को मैं जानता हूं पर्सनली, जितने सेलिब्रिटीज से मेरा पर्सनल कनेक्शन है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के शादी तक में मैं जाता रहता हूँ। अभी पीछे खान सर की शादी, वहां भी मैं गया। बिल्कुल वो मुझसे अच्छा लिखते हैं, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। अच्छा, कई सारे आपको ऐसे भी लेखक मिलेंगे जो मेरे से बेहतर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन पैसा के मामले में अभी बहुत ऊंचाई पे है अपनी उस किताब के कारण। बिल्कुल। तो इसका वन ऑफ द प्राइम रीजंस आपके पास कितना डीप पॉकेट है पीआर के लिए। ओके, पीआर यानी मैटर करते हैं? बिल्कुल मैटर करता है, नहीं का प्रश्न ही नहीं है। ओके। अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं और बनना चाह रहे हैं, या अगर आप अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं मार्केट से, पीआर के बिना तो आप सांस नहीं ले सकते। आप बिल गेट्स का स्टेटमेंट पढ़िए। बिल गेट्स क्या बोले हैं कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो उसमें से सबसे पहला 10 रुपए मैं कहाँ खर्च करूंगा? पीआर में। तो पीआर एंड मीडिया कवरेज तो बहुत जरूरी है। उससे ट्रस्ट बनती है, क्रेडिबिलिटी बनती है, ये सारी चीजें बनती है। पीआर तो होना ही चाहिए, पीआर के बिना आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन आपका पीआर करने का जो इंटेंट, एग्जाम्पल के लिए मैंने 500 बुक्स पढ़ी है, 500-550 के आसपास पढ़ी है, मैं उसमें लिखवा दूं कि मैंने 1000 बुक पढ़ी है, वो अनइथिकल पीआर हो गया। यस, वो गलत है। तो आजकल तो ये सब चलता ही रहता है मार्केट में, लेकिन ये मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ। ओके, तो आपको क्या लगता है सर, अगर मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं, मैं बुक लिख रहा हूँ, तो क्या पीआर एक तरीके से इथिकल है या नहीं है? पीआर एज लॉन्ग एज आप मिसलीड नहीं कर रहे हैं जनता को, एज लॉन्ग एज कोई अनइथिकल गिमिक नहीं है, एज लॉन्ग एज आपका इंटेंशंस ओके अल्टीरियर नहीं है, नोबल है, तब तक सब कुछ ठीक है। ओके, इंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट। अगर मुझे लगता है कि मेरी बुक अच्छे मैसेज दे रही है ऑडियंस को और वो पूरी तरीके से इथिकल है, तो वे जो आपके कंटेंट को, आपकी बुक को राइट ऑडियंस तक पहुंचाना आपका ही काम है ना। हाँ बिल्कुल, तो आपका ही काम है, तो कौन करेगा? बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होता कैसे बुक को का पीआर करे, तो उससे सीखनी चाहिए हमें अभी। नहीं, बुक का पीआर के लिए सिंपल है। कोई पीआर एजेंसी को बोलिएगा तो 4000-5000 जैसा आपका बजट है वो गूगल करके आप कर सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आपको अपनी बुक को हर जगह प्रमोट करना पड़ता है, हर जगह आपको लेके चलना पड़ता है। जैसे आप दिखाइए, भी निकालिए, नहीं आपको दिख ही रहा होगा, दिस इज ऑल्सो ए पीआर स्टंट। बिल्कुल, आपको दिख रहा होगा, मैं आपके पॉडकास्ट में आया हूँ, लेकिन देखिए ये मेरी फर्स्ट बुक है, मैं इसको लेके आया हूँ। ये मेरी सेकंड बुक है, मैं इसको लेके आया हूँ। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पीआर। बिल्कुल, मेरे मेरे बैग में हमेशा मेरी तीनों बुक्स रहती है। थर्ड बुक जो कि मैंने एक गेस्ट को मैंने गिफ्ट कर दी, इसलिए वो कम पड़ गया। थर्ड बुक मैं हमेशा लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर की ये बुक है विजडम ऑफ एक्सीलेंस और यू आर अनस्टॉपेबल, और एक और बुक है सर की, सर वो कौन? जीरो टू ऑथर, जिसमें पूरी तरीके से बताए हुए हैं कि आप बुक जीरो से कैसे एक ऑथर बन सकते हैं। बिल्कुल। और सर की सारी बुक्स अमेजॉन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट सभी पे अवेलेबल है। तो आप लोग सर की आईडी से जाके इंस्टाग्राम पे भी सर को फॉलो कर लीजिएगा, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अमेजोन से बुक इजीली मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे कहीं भी आप परचेज कर सकते हैं। सर मेरा अगला सवाल है, सर आज बहुत सारे लोग पन्नों तक सिमट रह जाते हैं, पन्नों पे कहते हैं मैं ये लिखता हूँ, मैं वो लिखता हूँ, लेकिन उस पेपर से लेके उस बुक कन्वर्जन का प्रोसेस क्या है, कि कैसे उस पेपर से लिखने के बुक के प्रोसेस तक जा सकता है? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। थोड़ी देर पहले आपने खर्च वर्च को लेकर बात करी थी। कुछ लोग, मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ क्रूड फैक्ट कहना जरूरी होता है, हार्श रियलिटी। कुछ लोग अमेजोन पे, किंडल पे बुक पब्लिश करके वो हल्ला करते हैं कि मैं एक ऑथर हूँ। बिल्कुल, बहुत सारे सुनने को मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन वो क्योंकि वो सब कोई कर ले रहा है, इसलिए उसका आपको लेवरेज नहीं मिलेगा, कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। आज चैट जीपीटी पे लोग बुक लिख के पब्लिश करवा दे रहा है, बोला मेरा है, बोल रहा है कि मैं ऑथर हूँ। तो ये सही नहीं है, दिस इज नॉट द राइट वे। जो प्रॉपर ऑथेंटिक जो तरीका है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप लिखो, आप मेरे से बोलोगे कुछ करना ही नहीं है, आप चैट जीपीटी से कॉपी कर लो, रिफ्लोएबल कंटेंट डालना होता है जो फ्लो करता रहे ऑटोमेटिक। आप MS वर्ड का फाइल डाल दो अमेजोन पे, किंडल पे पब्लिश कर दो, आपकी बुक पब्लिश होगी। आप हर जगह कहते रहो कि मैं एक ऑथर हूँ। आप 100, 150, 200 रुपए की, 150 रुपए की किंडल की बुक रखोगे, सबको बोलोगे एडवांस दे दो, फेसबुक पे 20-25 किताब आपकी वहाँ बिक जाएगी। सब जान पहचान वाले आपके
वहाँ पर 150 गुना आप 20 कर लो, 3000 रुपये आप कमा लिया, आप बोल रहे हो कि मैं ऑथर हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, आपको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन इससे जो लेवरेज आप सोच रहे हो वो लेवरेज नहीं मिलेगा। आपको थोड़े तो पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। बिल्कुल। क्योंकि ट्रेडिशनल पब्लिशर, प्रभात पब्लिकेशन ने मेरे पब्लिश करा क्योंकि उनको फायदा है उनसे, मेरी कुछ ऑडियंस है, मुझे कुछ लोग जान रहे हैं, तो फायदा है उस पब्लिकेशन को। बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस आपकी बुक पब्लिश नहीं करेंगे, इसको समझना जरूरी, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा। करेंगे भी तो 1 से 2 साल का समय ले लेंगे। अब आ जाइए मुद्दे पे, आपको अगर अपनी बुक पब्लिश करानी है और 52 कॉपीज अगर आपको अपने हाथ में चाहिए, फिजिकल कॉपीज, प्लस आपकी इंटरनेशनल पेपरबैक, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अगर आप चाहते हैं आपकी बुक पंच हो जाए, तो इसका जो खर्च है ना, आप अपने एंड से सिर्फ आप ही लिखो, सारा काम आप ही करो, 30 से 40 हजार रुपए है, जिसमें 52 कॉपीज आपके हाथ में आ जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी करें, 2000 में बुक छपवा लो, 2500 में बुक छपवा लो। बिल्कुल, बहुत सारे। तो क्या ISBN नंबर डालेगा, क्या बारकोड डालेगा, क्या कॉपीराइट करेगा, क्या फॉर्मेटिंग करेगा आपकी बुक का वो पब्लिशर, ये तो मेरी समझ के बाहर है। 2000-2500 में बुक नहीं आती है। तो अगर 30 से 40 हजार का अगर आपके पास बजट है, 52 कॉपीज आपको प्रिंट करके मिल जाएंगे, 50 कॉपीज अराउंड आपको प्रिंट करके मिल जाएंगे। बाकी POD पे कन्वर्ट कर देना है, प्रिंट ऑन डिमांड रहेगा, उसकी रॉयल्टी आप चेक कर सकते हो। 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, जितनी आपकी बुक की MRP है उसके हिसाब से आपको रॉयल्टी आएगी। बिल्कुल, तो बेहतर है आपके लिए। तो सबसे बेहतर होगा 30 से 40 हजार का जो ब्रैकेट है ना, उस ब्रैकेट पर आप ढंग से काम करें। अगर 30 से 40 हजार है तो एक सही रास्ता है, सही रास्ता है, तब आपके चांसेस बहुत हाई हैं कि आप एज एन ऑथर लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। सर, आप कई सारे बुक पढ़े हुए हैं, कुछ जो हाईलाइट बुक्स हैं मार्केट में, जैसे APJ अब्दुल कलाम की बुक है विंग्स ऑफ फायर, और थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन ग्रो रिच, हाँ, और रिच डैड पुअर डैड, और कई सारे बुक ऐसे मार्केटिंग में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसका क्या रीज़न कि वो आज बहुत पॉपुलर है, कुछ राइटर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है? ऐसा क्या लगा आपको उसको, उनके बुक पढ़ के? देखिए, बुक की पॉपुलैरिटी का कोई फिक्स्ड अभी तक SOP नहीं है, ठीक है, फिक्स्ड कोई रोड मैप नहीं है। एक ही रोड मैप है जिसमें चांसेस बहुत हाई है कि आप काइंड ऑफ चेतन भगत, ठीक है, काइंड ऑफ शिव खेरा, काइंड ऑफ अमीश त्रिपाठी आप बन सकते हो, जिस रास्ते पे मैं खुद चल रहा हूँ, कि मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे किताब लिखना बंद नहीं करूँगा। ओके। तो इससे क्या होगा ना, जब आप 10 साल इस चीज़ को कर लेते हो, तो फिर आप कहाँ रहोगे नोबडी नोस। बिल्कुल, हो सकता है 10 का 9 साल आपकी बुक नहीं चली। मेरी 3 बुक है, वैसा कोई खास उससे ROI तो है नहीं कोई बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे पर अवेलेबल है, बट बहुत सेल करके तो मुझे नहीं दे रही है। लेकिन अगर मैं इसको करता रहता हूँ ओवर ईयर, अभी 35 मेरी एज हो रही है, 34-35, आप सोचो 40 तक मैं करता हूँ, 40 के बाद एक अगर मेरी कोई भी एक बुक चल जाती है तो मेरी सारी बुक चलेगी। बिल्कुल, जो कोड क्रैक होना है क्रैक हो जाएगा, आज हो चाहे 5 साल बाद हो। अगर मैं छोड़ता नहीं हूँ तो, गिव अप नहीं करता हूँ, 5 साल के बाद मेरे प्रोग्राम्स का चार्ज 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रहेगा। बिल्कुल, वैल्यू तो मिलेगी इन लोगों को। तो इस वजह से इंसान को लंबी सोच के साथ काम करने की ज़रूरत है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में बुक के प्रमोशन के लिए, प्लस बुक पर एक लेक्चर देने के लिए मुझे इनवाइट किया जाएगा। एक यूनिवर्सिटी में मुझे इनवाइट किया था, लेकिन चूंकि मैं फ्री में प्रोग्राम नहीं करता तो मैंने मना कर दिया था। उनके VC को अजीब लगा कि भाई ये पैसा मांग रहा है, तो उनके VC को मैंने, उस यूनिवर्सिटी के VC को मैंने बोल दिया था कि सर मैं फ्री में प्रोग्राम करता ही नहीं हूँ, मुझे पैसा चाहिए। बिल्कुल, फ्री की चीज़ें हम लोग वैल्यू नहीं करते हैं। और एक चीज़, मैं यहाँ पे एक इंटरव्यू सुन रहा था रिसेंटली में, 2-4 दिन पहले, सर, कपिल शर्मा के एक फ्रेंड थे, वो बता रहे थे कि कपिल शर्मा जब उसका इनिशियल फेज़ था, तो वहाँ पे उसके दोस्त को उनको और उनके दोस्त को कोई इनवाइट किया कि अरे बहुत बड़ी कंपनी, आपको कॉमेडी करना आके शो में, तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया। वो बोला आप ये ऐसे आ जाइए, तो कपिल शर्मा बोला मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मेरे लिए प्रॉपर वो क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं क्या? हाँ, उसको बताइए, आप डिस्कस कीजिए।
हाँ तो वो प्रॉपर क्या है, तो मुझे सारी फैसिलिटी चाहिए, मैं छोटा मोटा आदमी क्यों जाऊँ, अपनी पर्सनालिटी को वो उस समय समझ, तो उसके दोस्त ने बोला कि उस बंदे को वो चीज़ पता था मेरी वैल्यूज क्या, अगर मैं आज फ्री में कर रहा हूँ तो मेरी यानी मेरी वैल्यूज नहीं है, तो उसकी वैल्यूज उसको पता थी, तो आज वो इसलिए कपिल शर्मा है। यही चीज़ें मैं बहुत लोगों को समझाता हूँ। कुछ बुद्धिजीवी लोग मुझे आके सलाह देते हैं कि आप प्रोग्राम 10,000 पे कर लीजिए, 15,000, करीबी लोग, कुछ ट्रेनर्स भी 15,000 पे कर लीजिए। हम बोले कि जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे एक सर्वा गुरु हैं संतोष नायर, हाँ उन्होंने मुझे सिखाया है, उनके वीडियो में मैंने सीखा है, उनके कोर्सेज मैंने परचेज किए हैं। उन्होंने एक लाइन में कहा, अगर आप अपने नॉलेज की खुद वैल्यू नहीं कीजिएगा, दुनिया वैल्यू नहीं करेगी। बिल्कुल, तो मुझे पता है ना कि मेरा प्राइस क्या, और मुझे उस प्राइस को राइट ऑडियंस तक पहुंचाना है। बिल्कुल, आज तो सोशल मीडिया, हम लोग अपना सोशल मीडिया से लोगों तक आराम से पहुंचा सकते हैं। सर आज हम देख रहे हैं कि कई सारे ऑडियो बुक्स आ रहे हैं बुक के, क्या आज कोई इंसान, मान लीजिए मैं आज उठा और मुझे बुक पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे ऑडियो बुक सुनना पसंद है, मैं बुक नहीं पढ़ूंगा आपकी, मुझे आपकी ऑडियो बुक सुनना पसंद है, क्या बुक देख के पढ़ के नॉलेज ले, चाहे हम ऑडियो बुक, तो कौन सा बेस्ट रहता है सर? ये भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मुझे कॉपी कलम चाहिए ही बुक पढ़ने के लिए। ओके, जैसे मोस्टली लेकिन मैं ऑडियो सुनना पसंद करता हूँ सारे। लेकिन मैं भी बहुत ऑडियो बुक सुनता हूँ, लेकिन मेरा अपना जो टेक है इस पे, जो मज़ा मेरे को कॉपी कलम के साथ लिखने में और नोट्स बनाने में आता है, हम लोग के बिहार में कहावत है गींजने में, गींजने, हाँ, वो मज़ा ऑडियो बुक में मुझे नहीं लगता है। लेकिन ये ऐसा है कि अगर आप नहीं समय दे पा रहे, अगर आप ऑडियो बुक भी अगर आप डेली सुनते हैं, तो आपके लिए वो भी बहुत यूज़फुल है, वो भी आपको ज़िंदगी में बहुत ऊंचाई पर लेके जा सकती है, संभावनाएं उसमें भी बहुत अधिक है। बिल्कुल, आप कई सारे राइटर बुक लिखते, कई सारे बुक्स है दुनिया में, कोई भी बुक को क्यों पढ़ना चाहिए हमें? बुक पढ़ने के फ़ायदे जानना चाहूँगा आपसे थोड़ा। आप काफ़ी बुक्स पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं इसको बेहतर तरीके से। बुक पढ़ने से बहुत सारे फ़ायदे, इस पे तो मैं 4-5 घंटा बात कर सकता हूँ, शायद शॉर्ट में उम्र भर बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, तो 1, 2 या 3। सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपका ब्रेन, लिम्बिक ब्रेन और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, माइंड, इसको मिड ब्रेन सॉल्व करते हैं, थिंकिंग का और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये करता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और एक लिम्बिक ब्रेन होता है जो इमोशन ड्रिवन होता है। तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है ना, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आप लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, और साथ साथ इमेजिनेशन का भी उतना ही रोल है। तो आप इमेजिनेशन और लॉजिक दोनों को सही तरीके से बैलेंस करके आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो लॉजिकली आप बहुत अच्छे हो जाते हो। और दूसरी बात, मान लीजिए कि अगर मैंने बुक पढ़ी अब्दुल कलाम की, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, तो अब्दुल कलाम ने अपने 35, 40, 50, 60, 70 साल में जो सीखा उसको बुक में सिखाया। तो उनका 60 साल की यात्रा मैं कितने दिन में ले सकता हूँ? 15 से 20 घंटे में। हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ ना। बिल्कुल। और आप जितने भी, मैंने कई सारे इंटरव्यूज सेलिब्रिटीज़ के देखे हैं, शाहरुख खान बोलते हैं मैं बाथरूम में बुक पढ़ता हूँ, बिल गेट्स बोलते हैं मैं 24 घंटे में 18 घंटे बुक पढ़ना पसंद करता हूँ। बिल गेट्स पर तो खैर आप विश्वास कर सकते हैं, शाहरुख खान पर विश्वास न करें। शाहरुख खान, मैं आप शाहरुख खान के बारे में अभी भी मैंने एक पोस्ट किया है, विवेक ओबराय जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैंने कह दिया कि अभी हो 100 साल बाद हो, शाहरुख खान को कोई नहीं याद करने वाला है। ठीक है, बहुत सारे स्टार्स आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं, और शाहरुख खान का सोशल कोई कंट्रीब्यूशन वैसा है नहीं। ठीक है ना, वो पैसा कमाना जानता है, वो बिजनेसमैन है, और कोई चैरिटी वाला वर्क उसका है नहीं, ना ही कोई बहुत बड़ा वो पॉलिटिशियन है। वो महात्मा गांधी और विवेकानंद तो है नहीं, या अब्दुल कलाम तो है नहीं कि साइंटिफिक फील्ड में जितना रिसर्च हो रहा है उसके चलते उसको लोग याद करें। देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो शाहरुख खान को लोग भूल जाएंगे। आज की जनरेशन से पूछिए राजेश खन्ना के बारे में, आप जानते हैं राजेश खन्ना के बारे में? कितना जानते हैं? उनकी बस एक एक्टर है। बस उनके स्टारडम के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। मैं बताता हूँ उनके स्टारडम के बारे में। राजेश खन्ना वो स्टार रहा अपने समय में, ठीक है ना, जब उसकी गाड़ी पहुंचती थी ना, तो उसकी गाड़ी पर गर्ल्स क्रेजी हो जाती थी और लिपस्टिक का मार्क रहता था उसकी गाड़ी पे। उसकी गाड़ी जब चली गई तो उसकी धूल जो लगती थी ना, उस धूल को लड़की लोग अपने माथे पे लगा लेती थी, लेडीज लोग लगा लेती थी। ये दौर था राजेश खन्ना का। राजेश खन्ना बहुत बड़ा सुपरस्टार रहा, और अमिताभ बच्चन ने खुद केबीसी में इसको एडमिट भी किया है, अगर आप देखिएगा तो, कि उनके जैसी ख्याति पाने वाला पैदा ही नहीं हुआ, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ये स्टार्टअप, बहुत सारी चीज़ें हैं, चूंकि टॉपिक राजेश खन्ना है नहीं इसलिए मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा इस पर। तो ये राजेश खन्ना रहे,
राजेश खन्ना को आज की जनरेशन नहीं जान रही है। राजेंद्र कुमार को जुबली स्टार बोला जाता था, बोला जाता था ना, बिल्कुल। कौन जानता है राजेंद्र कुमार को? मैं भी ज्यादा नहीं जानता हूँ, जुबली स्टार के नाम से फेमस थे, रोहित और राजेंद्र, है ना। तो 50 एक या 2 जनरेशन भले जान जाए, लेकिन थर्ड जनरेशन नहीं जानेगी आपको। लेकिन गांधी को, विवेकानंद को, अब्दुल कलाम को, सतीश धवन को, है ना, इन लोगों को सब लोग जानेंगे। तो शाहरुख खान जो कहते हैं कि मैं बुक पढ़ता हूँ, शाहरुख खान 100 में से 90 जो बात वो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि उनका बिजनेस चले। उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मुद्दा क्या है शाहरुख खान का? एक्टिंग, पीआर, हाँ, बिजनेस। तो शाहरुख खान का एक एक शब्द बिकता है, उसको पता है कि बोलना क्या है। बिल्कुल। आप देखिएगा शाहरुख खान के बहुत सारे इंटरव्यू अगर आप जाओगे तो अलग अलग डिफरेंसेस वो बता रहा है। एक जगह बोल रहा है कि मेरे घर पे दाल नहीं तो दाल में पानी डाल के, बिल्कुल, अनुपम खेर वो किसको बेवकूफ बना रहा है, तो जो जनता को बेवकूफ बना रहा है। उसके पहले वाले में देखिए कि मैं 20,000 रुपया लेके आया था, उसके फादर चुनाव लड़े हुए हैं, उस जमाने में उनके घर में गाड़ी थी। तो बेवकूफ आम जनता को बना सकता है, हम लोग जैसे बुद्धिजीवी को बेवकूफ मैं नहीं बना सकते। इंटरव्यू और और चीजें सुना, शाहरुख खान के जो पापा थे वो फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में कहीं से काम करते थे, किसी भी तरीके से। सही बात है, सारी चीजें, पॉलिटिकल कनेक्शन था उनका, नेहरू परिवार से भी उनका अच्छा रिलेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शाहरुख खान में टैलेंट नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि शाहरुख खान को मैं प्यार नहीं करता हूँ। शाहरुख खान की कुछ मूवीज का मैं दीवाना हूँ। मतलब उनकी मूवी बाजीगर को उठा लो, डर को उठा लो, कमाल का काम किया है उन्होंने। शाहरुख खान की सर कौन सी डायलॉग आपको पसंद है? शाहरुख खान का ऐसा कोई हार्डकोर मैं फैन तो नहीं हूँ, उनके सभी डायलॉग्स पसंद है। डायलॉग एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट मुझे उनकी मूवीज में ये जो 2 मूवी है ना, जिसका मैंने नाम लिया, बाजीगर और डर, मैं अभी भी देखता हूँ बीच बीच में यूट्यूब पे। मुझे कमाल की मूवीज लगती है, अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये है, तो शाहरुख खान आपने बोला तो मैंने उसका उत्तर दिया। ओके सर, आप अभी मोस्टली बुक्स पढ़ते हैं, तो सर एक बुक आप कितने दिनों में पढ़ लेते हैं? देखिए, डिपेंड करता है ऑथर ने कंटेंट को कितना माइल्ड, कितना हेवी और कितना सॉफ्ट और सिंपल रखा है, डिपेंड उस पर करता है। तो एक बुक को पढ़ने मेरे को 15 से 20 दिन लगते हैं, 15 to 20 डेज लगते हैं। बट इधर पिछले 1 साल में बुक को पढ़ने में थोड़ी कमी आई है। हर साल समझिए मैं 36-40 बुक्स पढ़ता था। पिछले साल अगर आप 2025 है ना, 25 में मैंने कोई 10 किताबें ही मात्र पढ़ पाई हैं, क्योंकि बाकी का समय कहीं और जा रहा है। ये मेरे लिए थोड़ा सा कष्टकारी है, बट मैं इसको बहुत जल्दी मैनेज भी कर लूँगा। ओके सर, आने वाले 5 साल में आपके बुक को लेके क्या विजन है, क्या आप करना चाह रहे हैं? अभी मेरी 2 बुक और आ रही है। एक बिहार के बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो अभी मैं नाम अनाउंस नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। बिल्कुल। तो बिहार के बहुत बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ एक बुक आ रही है मेरी, उनकी जर्नी, लगभग 5 चैप्टर मैंने लिख भी लिया है। उसके बाद हमारे एक इंडिया के नंबर 1 हैं, हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, स्पीकर हैं, उनके साथ बुक आ रही है। काम उस पर भी 80% मैंने कर दिया है। 1.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ उस पर। तो अभी ये 2 बुक आ रही है, बाकी अभी बहुत सारी किताबें आने वाली हैं मेरी। ओके सर, हमारा मोस्टली जो सवाल था कंप्लीट हो चुका। अभी हमारा एक रैपिड फायर राउंड आता है, जिसमें आपको सर 1 वर्ड में आंसर देना है। जी सर, आपकी फेवरेट बुक? अरे यार सवाल तो कोई पूछा ही नहीं भाई। कहाँ से तो कोई नहीं पूछा मेरे से मेरी फेवरेट बुक। बहुत सारी किताबें, एक बताए कि 2 बताए? एक बताना है सर, आपकी जो सबसे खास हो, आपको लगा कि पढ़ के यार मजा आ गया मुझे। पहले मैं एक बता देता हूँ, लेकिन मुझे 2 बताने दो तो। Okay. ठीक है, एक बुक नहीं, ये दोनों बुक, ऐसे तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन अब ये बड़ा मुश्किल बात है भाई, क्योंकि दोनों ही किताब, मतलब कम से कम 5-7 किताबें ऐसी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं चाहता हूँ कि मैं डेथ बेड में मरूँ तो वो किताबें मेरे साथ जाए। तो पहली बुक अगर मुझे चुननी होगी तो अब्दुल कलाम की बुक चुनूंगा, यू आर यूनिक। यू आर यूनिक, ओके। मैंने एक दिन बैठा, मैं 90-95 पेजेस पढ़ गया एक दिन में। ओके, पहली बुक तो मेरी वो है। दूसरी बुक दीपक चोपड़ा की बुक है, बहुत छोटी सी बुक है, द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। ओके। थर्ड बुक जो गिराड की बुक है, हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी। जो गिराड दुनिया के सबसे बड़े सेल्समैन रहे, उन्होंने कार बेची और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है कार बेचने में। ओके। उस बुक ने मेरे डर को खत्म कर दिया। ओके। उस बुक ने मुझे सिखा दिया कि कभी भी जिंदगी में कुछ नया करने से डरो मत। सर, आपकी तीनों बुक में आपकी फेवरेट सबसे बेस्ट कौन सी है?
यू आर यूनिक, कलाम साहब को ही मैं अपना भगवान मानता हूँ। आपने जो बुक लिखा हुआ है सर, अच्छा, मैंने जो बुक लिखे हैं, इन तीनों में से कौन सा फेवरेट है? एक कोई अगर पूछूं तो। अरे यार, ये तो हो गया कि 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों में आप किसको अधिक प्यार करते हैं, ये कैसा सवाल है। फिर भी सर कुछ तो खास होते हैं। देखिए, ये तो चूंकि थर्ड बुक तो चूंकि जीरो टू ऑथर है, तो उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं मेरे लिए, वो लोगों के लिए मैंने लिखा है। हालांकि उसको करते करते मैंने भी बहुत कुछ सीख गया। अब ये तो अंडरस्टूड है ना कि फर्स्ट बुक जो रहती है तो सेकंड बुक उससे और बेहतर बनती है, बिल्कुल। थर्ड बुक उससे बेहतर बनती है हर एक ऑथर की। तो पसंद के मामले में रिजल्ट्स किससे अधिक मिले हैं, वो तो फर्स्ट बुक से मिले हैं। हाँ। वो अलग मैटर, लेकिन सिर्फ पसंद की बात कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो यू आर अनस्टॉपेबल। ओके सर, आपके आइडियल उसका कंटेंट ज्यादा हेवी है। सर अगला क्वेश्चन है, आपके आइडियल पर्सन? मेरे आइडियल पर्सन तो एक ही है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट एक का नाम अगर बोलेगा तो कलाम साहब, अब्दुल कलाम साहब। मुझे नहीं लगता कि वैसा भूतो न भविष्यति, वैसा आदमी आएगा नहीं। 36-32 किताबें उन्होंने लिखी हैं। मेरी कलाम साहब पर समझिए पीएचडी है। ओके सर, आपकी फेवरेट हॉबी? फेवरेट हॉबी 2 हॉबी है, दोनों बता दें? बिल्कुल। एक तो है कि चुपचाप कमरे में बंद होकर के कुछ सोचो, हाँ, जिसको मैं बोलता हूँ डीपर थिंकिंग एंड प्रैक्टिसिंग सॉलिट्यूड। ओके, वो मुझे अच्छा लगता है। अकेलापन, वहाँ पर मैं थोड़ा कुछ सोच पाता हूँ। और फेवरेट हॉबी है, लेकिन अब इसको मुझे बंद करना पड़ेगा, नॉनवेज खाना है मेरी हॉबी है, लेकिन थोड़ा हेल्थ में गेन कर रहा हूँ तो कुछ लोगों ने मना किया है। तो ये मेरी एक हॉबी है, मैं बोलना चाहूँगा कैमरा पे, भले मेरी आदत ये ख़राब हो, लेकिन नॉनवेज खाना मेरी एक हॉबी है। मैं मानता हूँ इसको, एडमिट करता हूँ इसको। सर आपकी वो कौन सी ड्रीम यूनिवर्सिटी जहाँ आप टॉप लेना पसंद करेंगे? ये तो मैंने लिख के रखा है, लेकिन जानना चाहूँगा सर, डैडी से ऑडियंस तक पहुँचे वो बातें। देखिए, फॉरेन की कोई भी यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं कि वहाँ से जब कॉल आएगा तब मैं जाऊँगा, जब मुझे लगेगा कि सच में ये वर्थवाइल है तभी। ऑक्सफोर्ड हो जाए, कैम्ब्रिज हो जाए, हार्वर्ड हो जाए, येल हो जाए, मैं चाहता हूँ ये लोग मुझे इनवाइट करें टॉक के लिए। सर इट इज़ ऑल्सो माई ड्रीम कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाके टॉक लूँ, लोग इंस्पायर वहाँ से। सर अंत में मेरा सवाल है, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लगता है कि यूथ में चेंजिंग ला सकता है? यूथ के लिए कहना चाहता हूँ कि हार का पी पी गरल, जब कर लिया हो मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर फूल क्या अंगार क्या। जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। वाह। तो यूथ तो भाई कहते हैं कि डोंट गिव अप जस्ट बिकॉज इट्स ए टफ एम, डोंट क्विट just because it's a tough game. Without diligence, you cannot save a victory. Remember, nobody can beat you if you try wholeheartedly. तो यही है, नौजवान तो कहते हैं जो दरिया ही क्या जिसमें न हो रवानी, जब जोश नहीं है लल्ला तो किस काम की है जवानी। और तलवारों के धार से हर बार इतिहास बनता है। तलवारों के धार से हर बार इतिहास बनता, और जिस और शुभम जी की जवानी चलती है उस और सारा जमाना चलता है। बिल्कुल। ठोको ठोको ताली ठोको। थैंक यू सो मच सर, इतना अमेजिंग कंटेंट देने के लिए और एक नॉलेज देने के लिए जो यूथ को काफ़ी बेनिफिशियल, जो एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं, ये राइटिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, सर की बातें काफ़ी टच करती है और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं खुद सर से काफ़ी इंस्पायर होता हूँ। नहीं, आप बहुत, देखिए ऐसा नहीं है, आपसे कनेक्शन है और 2-3 चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं। एक तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, ये बहुत कम लोगों में होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। व्यवहार बहुत ही अच्छा है आपका, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिनको मैं ये कह पाता। व्यवहार बहुत बड़ी चीज़ है, व्यवहार बहुत ही अच्छा है आपका। ये शायद आपके पेरेंट्स की ही देन है, मुझे जो समझ में, अभी तो आप बच्चे हैं तो मुझे लगता है पेरेंट्स का भी आपका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा होगा। तो एक तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा मुझे लगता है, दूसरा है जीवन को लेके एक सोच जो है ना आपकी, वो सकारात्मक है। थैंक यू सर। आप जीवन में कुछ नहीं भी कीजिएगा तो भी बहुत कुछ कर लीजिएगा, ये मेरा विश्वास है आपको लेके। थैंक यू सर। तीसरी चीज, लोग आपको प्यार करते हैं, ये एक बड़ी बात है। यस सर। क्योंकि मैंने अपने पर भी लेकर के ऐसा देखा है, मैं सबका फ़ोन उठाता भी नहीं हूँ, मेरी टीम उठाती है, सारी चीज़ें हैं, पर आपका फ़ोन उठाता भी, प्रॉपर रिस्पॉन्स आपको देता हूँ, क्योंकि सच में कहीं ना कहीं मेरे दिल में आपके लिए जगह है, ये एक फैक्ट है। और मुझे लगता है कि जितने लोग से भी आप जुड़े हुए होंगे, बिल्कुल सर, हाँ, वो एक कृपा है आप पर।
यही क्योंकि दिल्ली में आना और इस तरीके से सरवाइव करना और इतना आपको कोई जगह दे देना, पॉडकास्ट स्टूडियो आपने बना लिया, और कृपा है आप पर, क्योंकि ये शायद मुझसे नहीं हो पाता, ये मुझे जो समझ में आ रहा है। मुझे लगता है सर कि हाँ, आप सर, भी कुछ बताइए कैसे ऐसा हो जाता है। मुझे लगता है सर हम लोग कुछ डिसाइड नहीं करते, एवरीथिंग इज Destined. ऑलरेडी डिसाइडेड। और हम कौन होते हैं किसी को गलत सही ठहराने वाले या डिसाइड करने वाले, वो सब चीज़ करता है। तो फिर और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों में होता है जेलिसी किसी को लेके या कुछ भी होता है, वो सबसे ऊपर उठ चुके हैं आप, वो सबसे तो बहुत ऊपर मुझे है। लगता है वो चीज़ हम डिसाइड नहीं करें, जिसको जितना मिलना होता है वो उसके कर्मों से मिलता है। तो मेरा काम है कि हाँ जितना मैं कर सकता हूँ, हाँ मुझे लगता है बस ये चीज़ कि सर मैं किसी से किसी लालच में नहीं जुड़ता हूँ। हाँ, कि ये सब नहीं, ये सब तो है ही नहीं उतना, तो फिर और मोहब्बत कैसे बनेगा। तो बस मुझे लगता है कि हाँ मेरे पहचान से या मेरे टच से जो भी लोगों की हेल्प जहाँ तक हो सकती है, मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ उसको वो चीज़ हेल्प कर दूँ। और बाकी का वो हाँ मैं वो अगर कोई हेल्प रहती है तो मैं ज़रूर करता हूँ। और कोई ऐसा फिर बाकी का अपने लाइफ के बारे में सोचता हूँ। मुझे लगता है मैं खुद के बारे में 24 घंटा के अलावा किसी के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। मुझे एग्जैक्टली मैं सोचता हूँ मुझे ये करना है, वो करना है, कल वो करना है, तो सच में टाइम नहीं मिल पाता है। नहीं, कहीं ना कहीं लोग आपसे प्यार करते हैं जस्ट बिकॉज कि आप काम शानदार कर रहे हैं। थैंक यू। इसमें डाउट हमको नहीं लगता है होना चाहिए। लोग प्यार करते हैं आपसे शुभम, मैं भी प्यार करता हूँ, हमारे मित्र शशिश कुमार तिवारी वो भी आपसे प्यार करते हैं। यस। तो प्यार की वजह से आप यहाँ पर हैं। आज मुझे लगता है सर मैं जो भी पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड में जो भी कर रहा हूँ, शशिश सर का बहुत बड़ा हाथ है। वो मुझे नहीं लगता कि मैं उसको उनसे जो सीखा आज मैं यहाँ तक भी दिल्ली तक भी पहुँचा, तो मैं एक समय पे गाइडेंस लेते रहा हूँ सर से। वो तो खैर हम भी उनको बहुत प्यार करते हैं, हम लोग की मोहब्बत है। बट आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अच्छा कर रहे हैं लाइफ हमारे में। पॉडकास्ट में आए हैं और काफ़ी कुछ लोगों को मैसेज दिए, सिखाएं। तो दोस्तों आप सर की बातों को ज़रूर फॉलो करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए वीडियो, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और हम लोग फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में, नई सोच के साथ, नए लोगों के साथ, एक नए विजन के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।